हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। हम कर रहे थे सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम के केमिस्ट्री पेपर के सोल्यूशन। तो 1 मार्क क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 मार्क्स क्वेश्चंस के सोल्यूशन। 3 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन सी में 26 से 30 तक की है। तो इनमें से 26 क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएशन करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज ये तो बुक में ही है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएशन के पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट में आप क्या बोल सकते हो? दूसरा पॉइंट में आप ये बोल सकते हो, अगर सॉल्यूशन आइडियल हो तो आइडियल सॉल्यूशन के जो फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि दो लिक्विड को मिक्स करके आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर वो सॉल्यूशन आइडियल होगा तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज आपने 20 सीसी एक लिक्विड का लिया, दूसरा लिक्विड का भी 20 सीसी लिया, मिक्स किया, तो जो मिक्सचर का वॉल्यूम है एग्जैक्टली 40 सीसी होगा, उससे 0.1 सीसी ज्यादा या कम नहीं होगा। दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। बाय डेल्टा वी मिक्सिंग हम क्या समझते हैं? चेंज इन द वॉल्यूम अपन मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब यही है। इन द सेम मैनर, अगर दो लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन हम बना रहे हैं और वो सॉल्यूशन अगर आइडियल हो तो इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम में हीट एनर्जी का ना तो कोई इवोल्यूशन होगा ना तो हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0। लेकिन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां पर दो लिक्विड को मिक्स करके जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो इन देयर केस ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन द वॉल्यूम अपन मिक्सिंग वो भी 0 नहीं होगा। थोड़ा सा वॉल्यूम या तो ज्यादा हो जाएगा मिक्सिंग के बाद या तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा। कब ज्यादा होगा कब कम होगा वो डिस्कशन में मैं अभी नहीं जा रही हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर नेगेटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करते हो तो जो न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन कंपेयर टू द लिक्विड्स। इंडिविजुअल लिक्विड्स के कंपैरिजन में मिक्सिंग के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो स्ट्रांग हो जाता है। इन दैट केस जो न्यू वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होगा। और अगर पॉजिटिव डेविएशन हो राउल्स लॉ से, मतलब मिक्सिंग के बाद जो न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो अगर इंडिविजुअली जब लिक्विड अलग अलग है उनमें जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है मिक्सिंग के बाद अगर वो फोर्स वीक हो जाता है, इन दैट केस लिक्विड्स they will find it easy to escape into the vapor form and that's how what will happen, इनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इन द सेम मैनर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 0। या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या तो हीट एनर्जी का एवोल्यूशन होगा। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा जो पार्ट बी है जिसमें एक न्यूमेरिकल है उसको मैं सॉल्व करती हूँ, बिकॉज ये डिफरेंसेस बुक में भी अवेलेबल है, मैंने आपको बता भी दिया। तो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल जो कि पार्ट बी में है। न्यूमेरिकल में क्या बताया है देखो, 30 gram of urea is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution. ये जो लैंग्वेज का ट्विस्टिंग है इसको थोड़ा सा समझिए। वाटर का नहीं सोल्यूशन का निकालने के लिए बोल रहा है वेपर प्रेशर। Calculate the vapor pressure of water for this solution. That means it is the vapor pressure of the solution जो कि आपने कैलकुलेट करना है। If vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is this much 23.8 millimeter of mercury, तो इसको सॉल्व आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मेथड जो है जो आपका सॉल्यूट है
वो एक नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूट लिक्विड नहीं है यहाँ पे। तो राउल्ट का जो सेकेंड लॉ है वो सेकेंड लॉ क्या बताते हैं? सेकेंड लॉ बताते हैं कि अगर सॉल्यूट जो है एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, अकेला सॉल्वेंट का जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके साथ इक्वल हो जाएगा, बिकॉज सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम पी सॉल्यूशन बोल रहे हैं, that will be equal to vapor pressure of solvent, and according to Raoult's law P solvent मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो कैसे निकाला जा सकते हैं? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर will be equal to वेपर प्रेशर of the solvent in the pure state multiplied by mole fraction of the solvent. That means it will be equal to P naught solvent multiplied by mole fraction of the solvent. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट करेंगे कैसे? हमें तो सॉल्वेंट का अमाउंट दे दिया गया है, सॉल्यूट का भी अमाउंट दे दिया गया है, तो पहले इनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। सो देखिए एन सॉल्यूट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे यूरिया है, आप सबको पता है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास जो है 60 होता है। फॉर्मूला यूरिया का ये है NH2CO NH2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आएगा और इसका मास यहाँ पे दे दिया गया है 30, सो इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 60, सो इट विल बी 0.5। इन द सेम मैनर एन सॉल्वेंट क्या होगा? एन सॉल्वेंट हो जाएगा, तो वाटर का मास है 846 ग्राम, सो 846 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट विल बी 18, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 47 होगा। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा तब? एन सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट। एन सॉल्वेंट है 47 डिवाइडेड बाय 47 प्लस 0.5, सो इट विल बी 47 बाय 47.5 और ये आएगा 0.99। ये है आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है? पी नॉट सॉल्वेंट आपको बता दिया, प्योर सॉल्वेंट का 298 केल्विन में वेपर प्रेशर है 23.8, सो 23.8 multiplied by 0.99, so this is coming 23.5 millimeter mercury। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ये है राउल्ट का सेकेंड लॉ से। राउल्ट का सेकेंड लॉ था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में, वो क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो उसके लिए आप सेकेंड मेथड ये देख सकते हो, P naught minus PS divided by PS is equal to X2 is equal to N2 divided by N1। ये जो इक्वेशन है इसमें ध्यान दीजिए, इसमें मैंने नीचे P naught नहीं लिखा, इसमें मैंने नीचे PS लिखा, मतलब P naught जो है ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, नीचे भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके केस में नीचे पी नॉट लिखा जाता है, लेकिन डेटा से ये नहीं समझ आता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, हम पी नॉट नीचे लगाएंगे कि क्या लगाएंगे। सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो हम यहाँ पे x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, और उसके बाद हम n2 को एज इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू n1 हम इग्नोर करके इसको n2 बाई n1 लिख सकते हैं। बट देन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, कई बार आंसर नहीं आते हैं, बिकॉज क्या है, सॉल्यूशन में भी इज नॉट दैट डाइल्यूट के नीचे पी नॉट लिखो और उसके बाद यहाँ पे n1 और n2 में से n2 को आप इग्नोर कर दो। सो इट इज बेटर कि आप क्या यूज करो, ये इक्वेशन यूज करो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू सीधा जो है n2 बाई n1 ही होगा। इसमें आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए पी नॉट वैल्यू आपका दे दिया गया है 23.8 है पी नॉट वैल्यू, पी एस आपने निकालना है, n2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, n1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। द वैल्यूज
आप पुट करो पीएस की वैल्यू, आप निकालो, सेम वैल्यू आएगा 23.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि राइट मेन प्रोडक्ट व्हेन। नंबर ए में क्या बोला है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। तो सोडियम आयोडाइड जो है एसीटोन में डिजॉल्व कर लेना पड़ेगा। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड ग्रेजुअली आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड का जो सॉल्युबिलिटी है एसीटोन में वो कम है, लेकिन सोडियम आयोडाइड जो है एसीटोन में डिजॉल्व हो जाता है। और यही वजह है कि सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में डिजॉल्व करके उसके साथ किसका रिएक्शन किया जाता है, मिथाइल क्लोराइड या तो मिथाइल ब्रोमाइड का, तो हमें मिलेगा आयोडोमेथेन, दैट मीन्स मिथाइल आयोडाइड हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्लोरीन या तो ब्रोमीन आयोडीन से उसका एक्सचेंज हो रहा है। इसको कहा जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इट इज अ नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। सो दिस विल बी द रिएक्शन CH3Cl प्लस NaI, एरोहेड में लिखिए एसीटोन, प्रोडक्ट में क्या होगा CH3I प्लस NaCl। दिस वाज नंबर ए। नंबर बी में बोल रहा है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। आप एक बात समझ लो, अगर क्लोरोबेंजीन है ओनली क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को अगर आप हाइड्रोलिसिस करने का कोशिश करते हो, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है, क्लोरीन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ये मानो कि ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरीन एटम, अगर इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है तो क्लोरीन एटम विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप। दैट मीन्स ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl minus will go out and OH minus will come and join in the benzene ring. That means न्यूक्लियोफाइल एक गया और एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, देन इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन नॉर्मली जो आपका क्लोरोबेंजीन है इट विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका नहीं होगा। बिकॉज क्या है, ये जो क्लोरीन एटम है इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक लोन पेयर ये बेंजीन रिंग में फ्लो करके भेज देगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारा मैं नहीं बना रही हूं, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं। इट इज वेरी सिंपल। आपको पता ही है कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर बेंजीन रिंग में फ्लो करके आ गया तो ये रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका इंटरेक्शन होगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब देखिए ये जो रेजोनेंस है इसकी वजह से हुआ क्या, क्लोरीन और कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल जाता है, और डबल बॉन्ड जो है शॉर्ट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसका क्लीवेज पॉसिबल नहीं है। इसका क्लीवेज अगर इजी नहीं है तो इन दैट केस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा। लेकिन अगर क्लोरीन एटम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजिशन में इस टाइप का ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया और भी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर इस तरह से बेंजीन रिंग में आ जाता है, इन दैट केस क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और तीनों ऑर्थोपैरा पोजीशन में ऑक्युपाई कर लिया है, तो ये क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे। और बेंजीन रिंग से अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं तो ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक हो जाने से इजिली ब्रेक हो जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस ये इस पोजीशन में आ जाएगा, इसको अटैक करेगा और हमें मिलेगा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। और यही वजह है कि इसको हाइड्रोलिसिस हम इजिली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें इसको वाटर के साथ हीट करना पड़ेगा। हमें मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम नंबर सी को करते हैं। नंबर सी में है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है स्टूडेंट्स, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर हेलो एल्केन को ट्रीट किया जाता है तो हेलो एल्केन्स का क्या रिएक्शन होता है, इट अंडरगोस डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है।
elimination reaction. One molecule of hydrogen halide will be eliminated. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से चले जाते हैं और जो हैलोजन है वो अल्फा कार्बन से चले जाते हैं, इसलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले हम एन ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ये आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड है जिसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1-क्लोरोब्यूटेन। तो ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है इसको कहा जाता है अल्फा कार्बन एटम, और ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम है ये होगा आपका बीटा कार्बन एटम। तो बीटा से जाएगा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन एटम से जाएगा क्लोरीन। अब यहां से अगर एक हाइड्रोजन जाता है तो इट विल गो आउट एज H+। जैसे ये एज H+ चला जाएगा तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहां से Cl जाएगा एज Cl-, तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये होगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो एक मॉलिक्यूल HCl निकल गया, HCl और KOH के साथ रिएक्शन में क्या क्या और बनेगा, KCl एंड वाटर। तो ये हो गया आपका ब्यूट-1-इन, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करना है हमें। इसमें बोल रहा है कि हाउ डू कन्वर्ट द फॉलोइंग एनी 3। आपको कोई भी 3 आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं आपके लिए चारों ही कर दूंगी। तो पहला है फिनोल टू पिक्रिक एसिड, बहुत इजी है। फिनोल का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, आपको पता है नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर। अगर हम ट्रीट करते हैं तो OH ग्रुप क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग है, ऑक्सीजन एटम इज द की एटम जो कि बेंजीन रिंग में डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बेंजीन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण जब नाइट्रेशन होगा तो तीनों पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन में, और हमें मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड। सो दिस विल बी द रिएक्शन। सो ये आपका फिनॉल है। नाइट्रेशन के लिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर को ले लिए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। So this is how we get picric acid from phenol. Next is propanone to 2-methyl propan 2-ol। अब ये देखिए 2-methyl propan 2-ol, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना के आपको पहले दिखाना चाहूंगी। 2-methyl propan 2-ol, ये आपका 3 कार्बन एटम, यहाँ पे आपका CH3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे OH आएगा बिकॉज प्रोपान 2-ol है, और यहाँ पे CH3 भी लगेगा, और ये CH3 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2-methyl propan 2-ol। ये किस टाइप का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री? इट इज टर्शरी अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल हम प्रोपानोन से अगर हमें बनाना है, आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन से हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल तीनों ही बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके हमें मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम एसिटाइलडिहाइड लेते हैं, मतलब इथेनॉल लेते हैं, तो उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, उसके बाद आगे एसिड हाइड्रोलिसिस करके हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम प्रोपानोन, दैट मींस एसीटोन जिसको कॉमनली बोला जाता है, उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करके उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। दैट मींस प्रोपानोन के साथ हमें पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना पड़ेगा, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने से ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सो प्रोपानोन मींस इट इज CH3 P डबल बॉन्ड O CH3। इसके साथ हम ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बिकॉज ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर मॉइस्चर रहेगा या तो मीडिया में कहीं पे एक्वस कोई भी एनवायरनमेंट रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल रिएक्ट विद दैट। दैट इज वाई ड्राई ईथर यहाँ पे रखा जाता है और उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन विल पुल द pi इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो CH3 MgBr है इसमें से
ये MgBr में मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा और कार्बन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और ये O के साथ आ जाएगा MgBr। तो ये हो गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। अब ये अंडरगो करेगा एसिड हाइड्रोलिसिस, जिसके लिए आपको H+H2 इस तरह से लिखना है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एनी डाइल्यूट एसिड लाइक HCl और H2SO4 एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें एलिमिनेट कौन हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट MgOHBr, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस विल बी एलिमिनेटेड और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पे O के साथ हाइड्रोजन और नीचे CH3 और ये CH3। सो ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपान 2-ऑल। नंबर सी करते हैं अभी। नंबर सी में है फिनॉल टू एनिसोल। ये है विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें इथार प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें पहले हम लेंगे फिनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, क्योंकि फिनॉल हाईली एसिडिक है। फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, वाटर आपका एलिमिनेट हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब इसको हम ट्रीट करेंगे मिथाइल आयोडाइड के साथ, क्योंकि हमें एनिसोल बनाना है। एनिसोल का फॉर्मूला है ये OCH3। आप कॉमन नेम इसका क्या बोल सकते हो, मिथाइल फिनाइल ईथर, और इसका जो स्पेशल नेम है वही है एनिसोल। तो यहाँ पे O के साथ हमें CH3 लाना है, तो हमें अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। और ये जो मिथाइल हैलाइड्स है, मिथाइल हैलाइड्स दे आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो CH3 और I के बीच में ये I होगा आपका पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन विल बी पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, और इसीलिए ये जो Na+ है ये आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, और ये आपका जो फिनॉक्साइड आयन है ये किसके साथ आ जाएगा, CH3 के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे हम -Na लिख देते हैं, बिकॉज Na आपका निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट होगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, एनिसोल। इसके बाद है प्रोपीन टू प्रोपान 1-ऑल। प्रोपीन टू प्रोपान 1-ऑल बनाने के लिए आप जो है दो मेथड से कर सकते हो। एक तो प्रोपीन से प्रोपान 1-ऑल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में आप जा सकते हो। मुझे लगता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जगह अगर आप जो मेथड मैं कर रही हूं उससे करोगे तो ज्यादा सिंपल मुझे लगता है होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसके साथ एल्कीन का रिएक्शन अगर हो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, प्रोपीन जो है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अगर नॉर्मल रिएक्शन हो तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन हो जाता है। मार्कोनिकॉव्स एडिशन होने से हमें मिलता है 2-ब्रोमोप्रोपेन। मतलब ये है मार्कोनिकॉव्स एडिशन, मतलब जैसे कि अगर HBr में देखा जाए तो Br- इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम। एडेंडम कौन होता है, जो ऐड हो रहा है। तो negative part of the addendum will go to that carbon atom which is having lesser number of hydrogen atom, और positive part of the addendum जो कि आपका हाइड्रोजन है वो आएगा जिसके साथ ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है। तो इन दैट केस आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CH, नीचे Br और CH3, ये आपको 2-ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। इसका अगर आप एक्वस KOH से ट्रीट करोगे, ब्रोमीन की जगह OH आ जाएगा, आपको प्रोपान 2-ऑल मिलेगा। लेकिन हमें बनाना है प्रोपान 1-ऑल, मतलब Br किसके साथ अटैच होने से हम जो है प्रोपान 1-ऑल बना सकते हैं, ये वाला कार्बन एटम जो कि आपका बिल्कुल टर्मिनल कार्बन एटम है, इसके साथ Br अटैच करना है हमें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, HBr के साथ प्रोपीन का रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जब हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं खरश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। मार्कोनिकॉव एडिशन में ब्रोमीन जिसके साथ जुड़ता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन का एडिशन जस्ट ऑपोजिट होता है। जिस कार्बन के साथ ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है उसके साथ ब्रोमीन आएगा जो कि नेगेटिव पार्ट है, और जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2 Br। अभी तो सिंपल है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो तो Br की जगह OH आ जाएगा, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2CH2OH, प्रोपान
वन ऑल, ये आपका प्रोडक्ट मिल गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 में एक इंटरनल चॉइस था, तो वो इंटरनल चॉइस अभी हम सॉल्व करने जा रहा है। लेट अस सी व्हाट इज इट। इसमें एक ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम दिया हुआ है। बोल रहे कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए having the molecular formula C3H8O on treatment with copper at 573 Kelvin gives B। अभी देखिए, ये जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट जो कि कॉपर मेटल है, जिसको 573 केल्विन टेम्परेचर में हीट करके B बन रहा है, तो ये रिएजेंट से ही आपको पता लगना चाहिए कि ये जो रिएजेंट है यूज होती है फॉर द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होना या तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना, दोनों को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कॉपर मेटल एट 573 केल्विन, ये यूज करने से हम कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन कर पाएंगे अल्कोहल्स को। अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर के वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा, और अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर के वो कीटोन फॉर्म करेगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड बी बना है, जो कि एल्डिहाइड या तो कीटोन में से कोई एक है, बी डज नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन और गिव्स ए येलो प्रोपर्टी ऑफ द कंपाउंड सी विथ I2NaOH, I2NaOH के साथ, मतलब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट करें जिसमें CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप रहने से हम उसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। CH3CO ग्रुप अगर होगा तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये I2NaOH से जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा, कंपाउंड C जो है दैट विल बी आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका B है, ये फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि B जो है इट विल नॉट बी एन एल्डिहाइड, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, इन सब से तो ऑक्सीडाइज किया जा ही सकते हैं। वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, इनसे भी ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। दैट मीन्स अल्कोहल्स एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो कंपाउंड बी है, ये फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कौन नहीं करते एल्डिहाइड और कीटोन में से? वो है कीटोन। ए बी सी का आपको स्ट्रक्चर जो है रिड्यूस करना है। तो लेट अस सी व्हाट विल बी आवर कंपाउंड ए। आपको पता चल रहा है कि कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, वो कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर में कंपाउंड बी को दे रहा है जो कि कीटोन है। तो लेट अस सी व्हाट शुड बी C3H8O, इट शुड बी ए सेकेंडरी अल्कोहल और इसका फॉर्मूला होगा CH3CHOH दिस अपॉन ट्रीटमेंट विथ कॉपर मेटल एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ये CHOH क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? CHOH कन्वर्ट हो जाएगा CO में, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट CH3CO CH3 प्लस H2। तो ये हमारा कंपाउंड A है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपान 2ऑल है, एंड दिस इज आवर कंपाउंड B जो कि एसीटोन है। अभी B को हमें ट्रीट करना है आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सो रिएक्शन क्या होगा ये देखिए। जब हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन में स्टेप्स क्या क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन, क्लीवेज लास्ट में। तो ऑक्सीडेशन कब होगा? जब आपका कंपाउंड, जैसे कि आपका कंपाउंड अगर CH3CHOH CH3 है जिसमें CH3CO ग्रुप तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर ये किसी तरह ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये CHOH क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा और इसमें CH3CO ग्रुप आ जाएगा। तब हैलोजन क्या करते हैं? हैलोजन सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करके क्या में कन्वर्ट कर देता है? CH3CO CH3। उसके बाद हैलोजनेशन होती है और लास्ट स्टेज में जाकर के क्लीवेज होती है। तो हमारा जो ये कंपाउंड है B, इसमें CH3CO ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है,
इसका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप नहीं होगा, डायरेक्टली इसके साथ जब आयोडीन का रिएक्शन होगा तब आयोडीनेशन होगा। ये जो कंपाउंड बी है ये फर्स्ट स्टेप में आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH आयोडीनेशन हो जाएगा। अब आयोडीनेशन मतलब क्या होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इधर से भी हो सकते हैं इधर से भी हो सकते हैं, CO ग्रुप के साथ अटैच जो कार्बन एटम्स है दे आर द अल्फा कार्बन एटम्स, और जो हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है दे आर द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सब अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द आयोडीन एटम एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी दिस CI3COCH3 और साथ में HI बनेंगे। अब ये जो कंपाउंड है CI3COCH3 ये रिएक्शन करेगा नेक्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ पे होगा क्लीवेज। अब क्लीवेज कहां पर होगा, देखिए ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे हो जाएगा क्लीवेज। इस क्लीवेज के बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो ONA है ये आ जाएगा ये CH3CO के साथ। दैट मीन्स हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा CHI3 और ये है आयोडोफॉर्म जिसका येलो कलर का PPT बनेगा, साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें ओरिजिनल जो आपका कीटोन है या एल्डिहाइड है उससे एक कार्बन एटम कम होगा। तो दैट मीन्स जो आपका सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला होगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट या तो सोडियम इथानोएट आप इसको बोलोगे। दिस येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट दिस इज योर कंपाउंड C। सो ABC तक क्या क्या हुआ, ये सेकेंडरी अल्कोहल जो कि प्रोपान 12 है ये आपका A है, इसका ऑक्सीडेशन होकर के क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होकर के कीटोन बना जो कि हमारा एसीटोन है या तो प्रोपानोन है। ये हमारा कंपाउंड B है, B का रिएक्शन हुआ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये प्रेसिपिटेट बना येलो कलर का जो कि आयोडोफॉर्म है और इसका फॉर्मूला है CHI3। सो ये सारे फॉर्मूला हमने डिड्यूस कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के हम सॉल्व करने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं पीछे 2 वीडियो मैंने बनाया CBSE 2023 बोर्ड पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के जो 1 मार्क क्वेश्चंस थे वो सारे एक वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, उसके साथ सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन वो भी उसी वीडियो में है और उसके बाद सेक्शन बी के बाकी के क्वेश्चन जो है दूसरा वीडियो में है जो ऑलरेडी बन चुका है। आप चैनल में विजिट करोगे तो वो 2 वीडियोस भी आप देख सकते हो, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है। इसके बाद आप अगर ये वीडियो देखोगे तो एक कंटिन्यूटी रहेगा और इसके बाद रह गए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो ये रहे वो 2 वीडियो जो कि पहले मैंने ऑलरेडी बना दिया। Now let us see the last question of section C, that is 3 marks question. Part A में पूछा है what are the hydrolysis products of lactose and maltose। अब देखिए लैक्टोज एंड maltose ये दोनों ही तो डाइसैकेराइड है जिनका हाइड्रोलिसिस से हमें मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल। अब देखिए लैक्टोज और maltose इनका जनरल फॉर्मूला सेम ही है C12H22O11 जो कि सुक्रोज का भी है। तो सुक्रोज का जैसे हाइड्रोलिसिस से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज मिलते हैं, अब लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेंगे, मिलेंगे एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। उसी तरह से maltose जो है दिस अपन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो पार्ट ए का आंसर कर लिया हमने। उसके बाद आता है पार्ट बी, गिव द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ही पूछा है यहाँ पे तो इट शुड बी 1 मार्क। 3 नंबर में जो आपका पार्ट ए था उसमें 2 मार्क्स होगा और ये जो पार्ट बी है इसमें 1 मार्क होना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस अगर हमें बताना है तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यही है कि दोनों ही जो है पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, स्टार्च जो है अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और सेलुलोज जो है इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ। सो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। और एक डिफरेंस भी आप बता सकते हो वो ये है जो स्टार्च है इट इज द चीफ फूड रिसोर्स मटेरियल ऑफ प्लांट्स।
जैसे कि प्लांट्स, आपको पता है कि जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं, वो फूड जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं वो कई बार रूट्स में, सीड्स में वो उसको स्टोर करते हैं। एंड दीज आर द स्टार्ची मटेरियल, जो हम लोग भी एज वेजिटेबल्स उसको जो है हम यूज करते हैं, हम खाते हैं उसको। और सेलुलोज ऑन द अदर हैंड क्या है? इट इज द चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ऑल द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। सारे प्लांट्स के जो सेल वॉल्स है वो सेलुलोज से बने हुए हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया स्टार्च और सेलुलोज में। तो देखिए, स्टार्च और सेलुलोज में जो दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पे, वो ये है कि starch is the chief food resource material of plants, as for example roots, seeds, etc. On the other hand, cellulose is the chief structural material of the cell walls of all the plants. तो हियर आई एंड टूडेज वीडियो। ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये वीडियोस आपको देखना चाहिए, बिकॉज अगर आप 2024 के बोर्ड के कैंडिडेट्स हो तो आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे और उनका आंसर्स क्या क्या है। आई होप my videos will be very useful to you, and all the reasons etc. I always explain to you in details. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।